हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हमारा टॉपिक प्राचीन राजनीतिक विचारक प्लेटो का चल रहा है, जिसमें हमने उनकी शिक्षा संबंधी विचार, न्याय संबंधी विचार और साम्यवाद संबंधी विचार को पढ़ लिया है। तो आज हमारा टॉपिक है उनका आदर्श राज्य संबंधी क्या विचार है। तो उनके आदर्श राज्य संबंधी क्या विचार हैं, आइए हम देखते हैं क्या क्या इसमें उन्होंने कहा है। तो प्लेटो का आदर्श राज्य संबंधी विचार, इन्होंने क्या किया, केवल अपने सिद्धांत की कल्पना ही की, उसको व्यवहारिक रूप में लागू नहीं किया। जैसे आप सोचते हैं हम डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, लेकिन आप क्या करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यवहारिक रूप में उसको उसके लिए रोज़ पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू रोज़ एफर्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, वो व्यवहारिक रूप हो गया। ऐसे ही क्या किया, तो व्यवहारिक रूप हो गया। जब उसको लागू करेंगे रोज़, तभी तो आप डॉक्टर बन पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि केवल सपना ही देखा, मतलब केवल सिद्धांत ही दिया, उसमें व्यवहारिकता की कमी थी, मतलब उसको व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो सका इनका सिद्धांत। तो यही क्या था कि कल्पना ही की, मतलब सपनों में ही थे, उसको व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो सका इनका सिद्धांत। तो पहला नंबर ये हो गया। राज्य और व्यक्ति का संबंध, राज्य और व्यक्ति का संबंध क्या है, तो ये जीवाणु और जीव जैसा संबंध बताते हैं कि राज्य और व्यक्ति का संबंध कैसा है, जीवाणु और जीव जैसा है। अब प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, इसमें व्यक्ति में छोटे अल्प मात्रा में गुण और विशेषताएं पाई जाती हैं, जो व्यक्ति में कम मात्रा में, अल्प मात्रा में गुण और विशेषताएं पाई जाती हैं, उसी का बृहद रूप, उसी का बड़ा रूप, जो बड़ा आकार है, वही राज्य है। मतलब राज्य क्या है, मानव मस्तिष्क का विराट रूप है। तो मानव मस्तिष्क के विराट रूप को ये कहते हैं आदर्श राज्य। ठीक, तो ये डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, यही इतना दे दिया गया था कि राज्य मानव मस्तिष्क का विराट रूप है। ये किसने कहा है, तो ये प्लेटो जी ने कहा है। ठीक, राज्य मनुष्य की आत्मा का बाह्य स्वरूप है। ये जो व्यक्ति की आत्मा है ना, इसका बाह्य स्वरूप ही क्या है, राज्य है। व्यक्ति की संस्थाएं क्या है, उसके विचार का संस्थागत स्वरूप है। अब मनुष्य की आत्मा के तीन तत्व हैं, विवेक या ज्ञान, जो उत्पादक दार्शनिक वर्ग हो गया, तो जिसमें विवेक होगा, ज्ञान होगा, बुद्धि होगी ज्यादा, तो दार्शनिक वर्ग या संरक्षक वर्ग कहलाएगा। और सेकंड नंबर है उत्साह शौर्य, सैनिक वर्ग, जिसमें ज्यादा बल है, वो सैनिक वर्ग में आएगा। नंबर थर्ड है क्षुधा, तृष्णा या उत्पादक वर्ग। ठीक, तो ये मनुष्य की आत्मा के तीन तत्व हैं, इन्हीं में एकता और सामंजस्य से ही एक न्यायपूर्ण आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आदर्श राज्य के तीन आवश्यक तत्व है, इसमें क्रम वाइज हम देखते हैं इनका क्या क्या योगदान रहता है आदर्श राज्य संबंधी में। ठीक, तो आर्थिक तत्व हो गया। आर्थिक तत्व ये उत्पादक वर्ग है, प्रारंभिक आधार है। तो किसी भी राज्य के लिए सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, जिसमें हम आर्थिक तत्व लेते हैं, तो ये प्रारंभिक आधार हो गया, उत्पादक वर्ग। तो वहाँ की, जब किसी देश की, किसी राज्य की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, तो वहाँ का देश भी, राज्य भी खुशहाल होगा, वहाँ की जनता खुशहाल होगी। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता को अकेले प्राप्त नहीं कर सकता, मनुष्य अपनी आवश्यकता को अकेले प्राप्त नहीं कर सकता है, उसको क्या है, समाज में सहयोग की आवश्यकता होती है। एक दूसरे के सहयोग से ही समाज चलाया जा सकता है और अच्छे से प्रगति कर सकता है समाज। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता को अकेले प्राप्त नहीं कर सकता। श्रम विभाजन तथा कार्य विशेषीकरण से क्या है, आर्थिक संघों का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत लागू होता है। अब ये कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो दे सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जिससे एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत लागू होता है, मतलब व्यापक होता है। तो सेवा के आदान प्रदान से ही आवश्यकता पूरी की जाती है एक दूसरे की। तो आर्थिक तत्व हो गया
पहला प्रारंभिक आधार है आदर्श राज्य के 3 आवश्यक तत्व में। तो पहला प्रारंभिक आधार क्या है? आर्थिक वर्ग, आर्थिक तत्व उत्पादक वर्ग है। ठीक। नंबर सेकेंड सैनिक तत्व, तो सैनिक वर्ग आ गया, दूसरा आधार है, तो ये दूसरा आधार हो गया। इसमें क्या हुआ? आवश्यकता में वृद्धि के साथ साथ राज्य को अधिक भूभाग की आवश्यकता पड़ी। अब आवश्यकता भी पड़ी युद्ध के माध्यम से दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, तो इसके लिए सैनिक वर्ग की आवश्यकता पड़ी। जैसे कोई राज्य मतलब राज्य पर हमला करता है दूसरे, तो सैनिक वर्ग मतलब यही लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने राज्य के लिए। तो ये दूसरा आवश्यक तत्व हो गया। कई तरीके से सैनिक वर्ग अपनी भूमिका निभाते हैं राज्य को संरक्षित करने में। नंबर थर्ड हो गया दार्शनिक तत्व। अब ये सब हम डिटेल में चर्चा कर लिए हैं, आप जाके वहां से अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ हम केवल आदर्श राज्य संबंधी शॉर्ट में देख रहे हैं अच्छे से। तो दार्शनिक तत्व क्या है? शासक वर्ग। नंबर थर्ड क्या हो गया? तीसरा आधार शासक वर्ग हो गया। इसमें क्या कहा गया है? संबंध आत्मा के विवेक या बुद्धि से है। राज्य के रक्षकों में विवेक का गुण होना अनिवार्य है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एथेंस में क्या था उस समय, जब प्लेटो के समय में वहाँ अज्ञानियों का शासन था, कोई भी आके राजा बन सकता था, जबरदस्ती का शासन था, उत्पीड़न हिंसा जैसे मामले वहाँ रोज हरदम हुआ करते थे। ठीक। तो कोई भी गधा घोड़ा सब राजा बन सकते थे, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी कहानी थी। तो इसीलिए क्या हो गया, जब उनके गुरु सुकरात थे उन्होंने इसका विरोध किया, अपने कंसेप्ट दिया कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उसका विरोध किया लोकतंत्र का। तो उनको क्या किया गया, उनको लोकतंत्र की जो वहाँ की सरकार थी उसने सुकरात को क्या हुआ, जबरदस्ती जहर का प्याला पीने के लिए विवश किया, मतलब मृत्यु दंड दे दिया। तो इसीलिए प्लेटो भी क्या किए, लोकतंत्र के खिलाफ हो गए, क्योंकि इनके गुरु सुकरात को उसमें सजा दी गई थी। तो ये सोचते थे, इसीलिए इन्होंने कहा कि जो भी आदर्श राज्य का उत्तरदायित्व संभालेगा, जो भी राजा बनेगा, दार्शनिक वर्ग बनेगा, उसमें क्या है, उसमें विवेक को होना अनिवार्य है, तभी एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सकती है। तो इनका संबंध क्या है कि जो आदर्श राज्य होगा उसमें जो दार्शनिक वर्ग होगा उसमें आत्मा के विवेक या बुद्धि से है इनका संबंध। ठीक। कि जो रक्षक होगा उसमें विवेक का गुण होना अनिवार्य है। सैनिक योद्धा में समानता या गुण पाया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जो सैनिक वर्ग है इसमें यह गुण पाया जाता है, लेकिन जो पूर्ण रूप से है, जो विशेष रूप से किस में पाया जाता है, शासक वर्ग में ही पाया जाता है। ठीक। संरक्षक वर्ग या शासक वर्ग में पाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि आंशिक रूप से सैनिक वर्ग में भी ये गुण पाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से ये गुण संरक्षक या शासक वर्ग में, दार्शनिक वर्ग में ही पाया जाता है। अब हमारा ये आदर्श राज्य संबंधी कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है प्लेटो के दार्शनिक शासक संबंधी क्या विचार हैं। तो जैसा कि इन्होंने रिपब्लिक में, इनकी बुक है रिपब्लिक, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। न्यायपूर्ण आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दार्शनिक, मतलब ये सोचते हैं, कहते हैं कि रिपब्लिक में अपनी बुक में कि न्याय युक्त आदर्श राज्य की बागडोर किसको संभालने को देते हैं, दार्शनिक वर्ग को। कि दार्शनिक वर्ग क्या है, ये आदर्श राज्य का उत्तरदायित्व अच्छे से संभालेगा और एक न्याययुक्त आदर्श राज्य की स्थापना करेगा। तो रिपब्लिक में ये न्याययुक्त आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा और साम्यवाद पर बल देते हैं, जैसा कि हमने वो पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। यूनानी नगर राज्यों में क्या क्या दोष था उस समय कि दार्शनिक शासक को ये उत्तरदायित्व इन्होंने सौंपा कि दार्शनिक वर्ग क्या है, अच्छे से समाज का निर्माण करेगा, जिससे समाज में अच्छी अर्थव्यवस्था होगी,
शासन व्यवस्था होगी, समाज में विकास होगा। तो यूनानी नगर राज्यों में क्या क्या दोष था कि ऐसा कदम उठाना पड़ा प्लेटो को? तो उसमें क्या था, शासकों में अज्ञान से उत्पन्न अयोग्यताएं थी। जैसा कि अभी हमने देखा कि वहाँ अयोग्यता का मतलब कि अज्ञानी व्यक्ति भी क्या है कि राजा बन सकता था। गधे घोड़े सब बराबर थे वहां पे। तो अज्ञानियों का शासन था वहां पे, लोकतंत्र की सरकार थी जिसके ये खिलाफ थे। क्यों थे? अभी हमने बताया जैसा कि उनके गुरु सुकरात थे, उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ अपने विचार दिए थे, क्योंकि वहाँ की लोकतंत्र की सरकार जो है बहुत उथल पुथल थी, एकदम बेकार शासन व्यवस्था थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है सुरक्षित नहीं था। तो यूनानी नगर राज्यों में क्या दोष था कि शासकों में अज्ञानता का से उत्पन्न अयोग्यताएं थी। अब सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है, ये कंसेप्ट प्लेटो ने सुकरात से लिया। ये भी आया है कि सद्गुण ही ज्ञान है। ये किसका कंसेप्ट है? ये तो प्लेटो और अरस्तु का है, लेकिन सद्गुण ही ज्ञान है ये विचार प्लेटो ने कहाँ से लिया है? तो ये विचार प्लेटो ने कहाँ से लिया है? सुकरात से लिया है। ऐसा क्वेश्चन आया है, मतलब घुमा के दो टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है किसने कहा? सुकरात ने। और सद्गुण ही ज्ञान है ये कंसेप्ट सुकरात ने अरस्तु ने किससे लिया? तो सुकरात से लिया। तो सद्गुण के अंदर क्या क्या कंसेप्ट आता है? सद्गुण में क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। सद्गुणी प्राणी में सद्गुण में सब आ जाता है, ज्ञान, विवेक, संयम होना चाहिए, सत्य, न्याय, दूरदर्शिता होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, दयालुता के गुणों से युक्त ही व्यक्ति क्या कहलाएगा? सद्गुणी प्राणी कहलाएगा। तो सद्गुण में ये सभी कंसेप्ट आ जाते हैं, ये सब गुण होना अनिवार्य है। ठीक। क्रोध, मोह, स्वार्थ, घृणा, संकीर्णता, दोषों से मुक्त होना चाहिए, ये सब गुण नहीं होना चाहिए। सद्गुण में ये सारे गुण होने चाहिए और ये सब गुण नहीं होना चाहिए, तभी वो एक सद्गुणी प्राणी कहलाएगा। ठीक। तो प्लेटो के दार्शनिक शासक की आलोचना, तो इनकी आलोचना की गई है। इन्होंने जो दार्शनिक शासक संबंधी विचार दिए हैं, तो प्लेटो का दार्शनिक शासक को क्या है? असीमित शक्तियां देता है। प्लेटो क्या कहता है अपने दार्शनिक शासक को? असीमित अनियंत्रित शक्तियां देता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। क्या है? तो उससे क्या होता है? निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त होता है। प्लेटो को महान दार्शनिक मिलना इनके अरस्तु थे, इनके जो शिष्य अरस्तु थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। ठीक। तो अरस्तु कह रहे हैं प्लेटो के महान दार्शनिक मिलना क्या है? अव्यवहारिक है। ऐसा दार्शनिक नहीं मिल सकता जो व्यवहार रूप में नहीं लागू किया जा सकता है। कानून की अपेक्षा इन्होंने ज्ञान को महत्व दिया। अब ये इनके विचार में क्या थी? कानून की कमी थी। इन्होंने कानून को महत्व नहीं दिया, केवल ज्ञान को महत्व दिया है। ठीक। प्लेटो की अवधारणा क्या है? जनतंत्र विरोधी है। जनतंत्र विरोधी ऐसा था कि इनके गुरु सुकरात को जो लोकतंत्र में सजा मिली थी, इसीलिए इनके भी कट्टर विचार हो गए थे लोकतंत्र के खिलाफ। तो इनके भी प्लेटो की अवधारणा क्या है? जनतंत्र विरोधी हो गई थी। ठीक। तो राज्य तभी आदर्श स्वरूप ग्रहण करेगा जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा हो। मतलब एक आदर्श स्वरूप राज्य तभी ग्रहण करेगा जब वहाँ का दार्शनिक मतलब राजा जो है ज्ञानी हो, निस्वार्थ भाव से अपने उत्तरदायित्व का पालन करे, तभी स्थापित हो सकता है। ठीक। इसी तत्व को ध्यान में रखकर वह राज्य के उस शिखर पर किसको नियुक्त करता है? तो दार्शनिक वर्ग को नियुक्त करता है। तो हमारा ये आदर्श राज संबंधी विचार और दार्शनिक संबंधी विचार कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में एक दो टॉपिक रह गया है प्लेटो का, फिर हमारा ये प्लेटो चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।